नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम मनोविज्ञान की जो आगे की विधियां हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। और आज ये विधियों वाला जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब कोई ज़्यादा विधियां नहीं है, दो तीन विधियां हैं। तो आज के वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगी। एक बहुत शानदार आपका ये टॉपिक था मनोवैज्ञानिक विधियों वाला। ये डायरेक्ट सिलेबस में आपके टॉपिक मेंशन नहीं होते, लेकिन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पहली यूनिट में इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। और जो हकीकत ये है कि जैसे पहली यूनिट जो आपकी है उसमें सिलेबस में जो आपके नाम दे रखे हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं है। मुश्किल से आधा आधा पेज, एक एक पेज का मैटर है। अगर सिर्फ नाम पे चला जाए कि सब्जेक्ट के सिलेबस में क्या नाम दे रखा है, उस नाम पे दिया जाए तो दो तीन पेज से ज्यादा का मैटर नहीं होता पहली यूनिट में। तीन चार पेज मान लो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उसके साथ जो जुड़ी हुई दूसरी चीजें हैं वहां मुख्य रूप से वो हमेशा एग्जामिनर जो है वो ध्यान रखता है कि मुझे इन चीजों से पूछना है जो इनसे जुड़ी हुई है। तो आपका बहुत शानदार एक टॉपिक था ये। तो अब हम पढ़ते हैं केस अध्ययन विधि के बारे में। तो कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, केस अध्ययन विधि के कई दूसरे क्या क्या नाम हैं ये आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला है केस स्टडी, इंग्लिश में कहते हैं। कई बार वो इस तरह से भी नाम लिख देता है, केस स्टडी यूं लिख देता है। केस हिस्ट्री मेथड यानी केस इतिहास विधि भी कह देते हैं। और इसी का एक और नाम मिलता है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि, ये सब एक ही चीजों के नाम हैं। तो अब आप इसके नाम के अंदर थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा। इसके नाम में आपकी ये पूरी स्थिति समझ में आ जाएगी। कई बार वो एग्जाम्पल देखे, जैसे पहले के कई एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि कोई मान लीजिए किसी पे कुछ प्रयोग करना है या कोई भी एक उदाहरण है और वो उदाहरण देकर के पूछेगा कि बताइए इस उदाहरण में कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे जैसे कोई प्रश्न पूछ रखा था तो उसमें कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि का प्रयोग है, केस अध्ययन विधि का। एक मनोवैज्ञानिक है, आपने नाम सुना होगा, सिगमंड फ्राइड, सब जानते हैं सिगमंड फ्राइड। सबसे चूंकि सिगमंड फ्राइड थे क्या, ये वास्तव में क्या थे, डॉक्टर थे। और वो भी किसके, मतलब मानसिक रूप से जो भी समस्याएं होती थी, मनोवैज्ञानिक थे ये। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जो होता है वो थे साइकोलॉजिस्ट थे। तो इनके पास में कोई भी, जैसे अब इस चीज को मैं समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। इनके पास में कोई भी पेशेंट जाता था कि साहब मेरे ये दिक्कत है, तो ये उस व्यक्ति से डायरेक्ट ये नहीं कहा अच्छा साहब मेरे ये दिक्कत है और मैं मानसिक रूप से परेशान हूं, कहा अच्छा ठीक है, उसको गोलियां दे दी, नींद की गोलियां दे दी और कहा ठीक है ये ले लेना। ऐसा नहीं करते थे। वो उससे पूरी उस केस की स्टडी करते थे। उस केस की, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, उस केस की। उस केस से मतलब क्या हो गया, वो व्यक्ति और उस व्यक्ति से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं जीवन में, उसके घटना से संबंधित है, जो भी उसका जीवन क्रम है, उसके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, उसका परिवार हो सकता है, कोई समूह हो सकता है, वो व्यक्ति खुद है। तो उसके पूरे जीवन से जो जुड़ी हुई चीजें हैं पहले वो उनका अध्ययन करते थे। कैसा, मैं मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हूं और मैं, जैसे मान लीजिए मैं अवसाद का शिकार हूं, डिप्रेशन, तो प्लीज मुझे गोलियां दीजिए। अब सिगमंड फ्राइड उसको पहले पूछते थे कि अच्छा तू पहले बताओ क्या करते क्या हो, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, साहब मेरा नाम ये है। अच्छा तो और पहले तुमने क्या, अच्छा तुम्हारी पढ़ाई कहाँ से हुई, मेरी पढ़ाई वहां से हुई थी, मैं बचपन में उस स्कूल में पढ़ा था। अच्छा और तुम्हारे जो घर में और कौन कौन है, साहब मेरी एक मम्मी है, मेरे पापा हैं और वाइफ है। हाँ साहब वाइफ तो है ही। तो और बच्चे, नहीं साहब अभी तक तो बच्चे नहीं है, शादी अभी हुई है मेरी। कई देर वो नॉर्मल बातचीत करता। फिर उसके बाद में पूछते अच्छा बताओ तुम्हारे कोई बचपन की घटना बताओ कि तुम्हारे जो पापा हैं उनका व्यवहार तुम्हारे लिए कैसे है, मतलब पापा आराम से बात करते हैं अच्छे से, हंसते बोलते हैं कभी। अब वो धीरे धीरे बातें उससे निकालेगा। अच्छा जो मम्मी है कैसे बिहेव करती है, क्या बात करती है, कैसा व्यवहार है सबका, या पापा का मम्मी के प्रति कैसा व्यवहार है, मम्मी का पापा के प्रति कैसा व्यवहार है। अच्छा अब तुम्हारी वाइफ आ गई तो वाइफ का तुम्हारे लिए कैसा व्यवहार है, तुम किस तरीके से बात करते हो। आप जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं उस चीज को। व्यक्ति इतिहास विधि इसी केस अध्ययन विधि का ही दूसरा नाम है। यानी उस व्यक्ति का जो भी केस हमारे सामने, अब कोई भी केस हो सकता है, केस से मतलब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है, कोई समूह हो सकता है, कोई फैमिली हो सकती है, पूरा परिवार हो सकता है। तो मैं आपको एक व्यक्ति का उदाहरण बता रहा हूं, जैसे इनका है, ये है सिगमंड फ्राइड। तो उस व्यक्ति का पूरा इतिहास इन्होंने जान लिया,
उस केस को अच्छे से स्टडी किया, उसके बाद में जो है अब उसका निदान किया जाएगा। तो इसीलिए इस विधि का नाम केस अध्ययन विधि भी है, केस स्टडी, केस हिस्ट्री मेथड भी है, क्योंकि पीछे का जो इतिहास है, इसमें जो बैकग्राउंड है, हर उस पहलू को ध्यान में रखा जाता है। और व्यक्ति इतिहास विधि भी, ये सब इसी के ही नाम हैं। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि सिगमंड फ्राइड है, अब जैसे मान लीजिए जो रीट के विद्यार्थी थे, जिन्होंने रीट में साइकोलॉजी का कोर्स लिया था मेरा, तो रीट में साइकोलॉजी के अंदर जब मैंने सिगमंड फ्राइड के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सिगमंड फ्राइड मुख्य रूप से, हालांकि कई विधियां थी वो, लेकिन उसमें केस विधि जो थी, मुख्य रूप से सिगमंड फ्राइड उसका प्रयोग करते थे, केस अध्ययन विधि का। और इसी उदाहरण के माध्यम से, जैसे मैंने आपको समझाया, इसी तरीके से करते थे। तो आप केस अध्ययन विधि को समझ गए कि क्या है। अब बाकी चीजें तो बहुत आसान है समझना कि ये होता है, इसमें ये होता है। आप इस मेन चीज को समझ गए, केस अध्ययन के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर कोई केस होता है, और केस से मतलब यहां क्या है, कोई भी परिवार, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई समूह हो सकता है, किसी से भी संबंधित। और उसके बाद में पर्टिकुलर जो है उस चीज का अध्ययन उसमें किया जाता है, फिर उसका निदान होगा। तो इसीलिए चूंकि पहले, जैसे ये कोई व्यक्ति है, तो इसका पहले से संबंधित जो भी सारी समस्याएं हैं, या जो भी इसके जीवन में समस्या आई है, या आज वो स्थिति में क्यों है। कई बार देखिएगा मूवीज वगैरह ऐसी आती है जिनमें जैसे मान लीजिए हीरो है और वो बड़ा अजीब तरह का बिहेव करता है, उसको सपने इस तरीके से आते हैं जैसे उसको कोई मार रहा हो, पानी में डुबो के मार रहा हो, और उसको लगातार इस तरह के सपने आते हैं। इधर उधर डॉक्टरों को दिखाया, मान लीजिए कोई इलाज नहीं हुआ, और उसको लगातार इस तरह के सपने आते हैं। हर बार सपने आते हैं कि जैसे पानी में डुबो के उसको कोई मारता है, और उसकी नींद में आंख खुल जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। तो अच्छा साइकोलॉजिस्ट होगा तो वो क्या करेगा, उसको अच्छे से उसका बैकग्राउंड जानेगा कि भाई अच्छा पहले बताओ, तुम्हारा शुरू से बताओ आज तक का बचपन में। तब उसको कभी पता पड़ा कि किसी ने बचपन में इसको पानी में डुबोकर मारने की जो है वो कोशिश की थी, और ये चीज इसके दिमाग में ऐसी बैठ गई कि ये पूरे मन तक इसके बैठ चुकी है, और भले ये कितना बड़ा हो जाए और ये कितना ही बुजुर्ग हो जाए, ये चीज इसके मन से, इसके अंतर मन से नहीं निकलेगी। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण बताया है। तो इस तरह से जो है उसका पूरा जो वो केस है उसका अध्ययन किया जाता है। क्या बैकग्राउंड में क्या समस्या थी, पहले की सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, यानी पहले की समस्याओं को जानेंगे तब जाकर के उसका क्या होगा, निदान होगा। यानी अब याद कीजिएगा, मैंने जब आपको मनोविज्ञान की शाखाएं पढ़ाई थी, तो उस समय जो आपको शाखाएं पढ़ाई थी उसमें एक शाखा यह भी थी, नैदानिक मनोविज्ञान। आपको याद आ रहा है, आपने पहले के वीडियोस देखे और इतना डिटेल में आपको मैंने समझाया एक एक चीज को, बहुत टाइम ले लेकर के, और बहुत अच्छे से समझाया कि नैदानिक मनोविज्ञान क्या होता है। यानी कुसमायोजन के जो कारण हैं, उन कुसमायोजन के कारणों और परिस्थितियों का उचित निदान जो है वो समायोजन में सहायता करने के लिए कि पहले उन चीजों को जाना जाएगा। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, असामान्य मनोविज्ञान, अब नॉर्मल साइकोलॉजी। तो कोई व्यक्ति सामान्य व्यवहार नहीं करता, असामान्य व्यवहार करता है, उस चीज का अध्ययन जो किया जाता था किसमें, असामान्य मनोविज्ञान में। और याद कीजिएगा जो असामान्य मनोविज्ञान था, अब नॉर्मल साइकोलॉजी, वो किसमें था, सैद्धांतिक वाले में। मैंने दो जो इस तरह से बनाई थी, एक तरफ सैद्धांतिक शाखाएं और एक तरफ थी अप्लाइड। नैदानिक मनोविज्ञान थी अप्लाइड वाले में, और ये वाली जो है अब नॉर्मल साइकोलॉजी, ये किसमें थी, सैद्धांतिक वाले में। सैद्धांतिक वाले में सिर्फ सिद्धांत ही दिए जाते हैं कि अच्छा इस चीज का अध्ययन किया जाता है, और उसके बाद में कोई सिद्धांत दे दिए जाते हैं। और अब उनको अप्लाई जहां किया जाता है उन सिद्धांतों को, वो होता है अप्लाइड साइकोलॉजी की शाखाएं। तो उसमें अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर, इसमें मैंने कई शाखाएं लिखी थी, उसमें एक थी नैदानिक मनोविज्ञान। और वहां मैंने आपको बताया था कि असामान्य मनोविज्ञान को मैंने नैदानिक मनोविज्ञान से जोड़ा था। मैंने आपको यह कहा था कि असामान्य मनोविज्ञान में जिस चीज का अध्ययन किया जाता है, उन चीजों को अब दूर करने के लिए तो पहले असामान्य मनोविज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाएगा, और अब कि वो कुसमायोजन क्यों है, वो जो समस्या है किसी बच्चे के साथ में, किसी व्यक्ति के साथ में कोई असामान्य व्यवहार करता है, वो क्यों करता है, तो पहले उस चीज का अध्ययन किया जाएगा, और उसके बाद उसका जो है वो समाधान किया जाता है। तो इसीलिए इसको जो है ये उपचारात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है, ये जो नैदानिक मनोविज्ञान है इसको।
तो नैदानिक मनोविज्ञान में किस चीज का अध्ययन करते हैं कि वो जो कुसमायोजन है वो क्यों है, पहले उस चीज को समझा जाता है और उसके बाद में उचित परिस्थितियों में, क्योंकि हर केस अलग अलग होता है, हर जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग होती है, तो उसके बाद जो है उसका अध्ययन करने के बाद में फिर उसका निदान किया जाता है। तो केस अध्ययन विधि जो है तो मुख्य रूप से नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो है ये उपयोग में ली जाने वाली विधि है। तो बहुत सारे केस आते हैं, देखिए न्यूज़पेपर में भी इतनी चीजें आती है। जैसे मैं कई बार ये एक पढ़ रहा था केस कि साइकोलॉजी का ही कोई केस था कि उसमें जैसे एक व्यक्ति जो है वो युवा हो गया और युवा होने के बाद भी वो शादी नहीं करना चाहता था। वो महिलाओं के नाम से ही वो इतना उसको होती थी चिढ़। जैसे मान लीजिए ये कोई केस स्टडी के रूप में है, जैसे न्यूज़पेपर में ये चीजें आती रहती है, या जैसे मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं आप, कई एग्जाम्पल अच्छी अच्छी साइकोलॉजी की जो बुक्स आती है उनमें कई उदाहरण मिलते हैं। तो फिर क्या वो कैसा भाई ये शादी क्यों नहीं करना चाहता, क्यों महिलाओं से चिढ़ है इसको? तो अब हर व्यक्ति जो है अपने अपने सोच के हिसाब से सोचता है कि अच्छा नहीं हो सकता है इसका मन नहीं करता होगा शादी करने का, कि नहीं क्यों शादी करना है, कोई कुछ और सोचता है, कोई कुछ सोचता है। मनोवैज्ञानिकों के पास में लेके गए तो साइकोलॉजिस्ट को जब दिखाया तो अब उसने किस विधि का प्रयोग किया, इसी केस अध्ययन विधि का। उससे सारी सी एक एक चीज पूछी कि भाई क्या बात है, आप शुरू से बताइए क्या क्या, जो आपका माहौल कैसा था घर का, क्या क्या होता था। तो उसने ये चीज बताई कि मैं जब छोटा था, बच्चा था, तब मेरे जो बड़े भैया हैं, काफी उम्र में मेरे से काफी बड़े हैं, तो मेरे भैया की जिससे शादी हुई यानी मेरी भाभी, तो मैंने हमेशा से ही मेरे भाभी को घर में मारपीट करते हुए देखा। केस कर दिया भैया पे, केस कर दिया घर पे, सबको केस कर दिया, इतना चिल्लाते हुए, झगड़ा करते हुए। ये एक बार कहीं आया था, शायद न्यूज़पेपर में था कुछ, या बहुत पुरानी बात है ये। शायद मुझे इस केस को पढ़े भी पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, एक उदाहरण के रूप में। तो वो जो लड़का एक महिला का इस रूप देखा, उसने जो ये रूप देखा, ये देखने बाद में अब जब वो युवा होता है तो उसके मन में एक ही चीज घर कर जाती है कि महिलाएं सही नहीं होती। ये उसके साइकोलॉजी बैठ गई। क्यों बैठी? कि कोई एक घटनाक्रम उसके जीवन का ऐसा हो गया जिसने उसके दिमाग की स्थिति को बदल दिया। अब बाद में जब उसका विवाह के लिए आता है तो वो नहीं करता, लेकिन जब इस चीज को समझा गया और उसके दिमाग से, अब चूंकि वो समस्या क्यों हुई ये चीज देख लिया, अब उस समस्या को पकड़ लिया। उस समस्या को पकड़ने के बाद में लगातार उसको धीरे धीरे उसका उपचार शुरू हुआ। उसको धीरे धीरे जिस तरीके से भी उपचार हो सकता है समझाया जाता है, कई चीजें होती है, और फिर वो धीरे धीरे दिमाग से चीजें निकलती और उसके बाद उसका विवाह होता है और एक सुखी वैवाहिक जीवन वो जीता है। ये साइकोलॉजी के अंदर एक बार वैसे भी आया हुआ है, एग्जाम में भी पूछा हुआ है, और रियल में भी ये कभी मैंने न्यूज़पेपर में कहां पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा, इस बात को बहुत साल हो गए। तो ये एक छोटी सी उदाहरण, कोई घटना मुझे याद आ गई इसकी। तो नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली यह विधि है केस अध्ययन विधि। केस का अर्थ क्या होता है? कोई भी परिवार, किसी विशिष्ट व्यक्ति या फिर किसी समूह के संबंध में होता है। केस अध्ययन विधि में एक विशिष्ट केस का अध्ययन किया जाता है। तो विशिष्ट केस से मतलब पर्टिकुलर किसी एक चीज का हम अध्ययन करेंगे, और उस विशिष्ट केस में कोई परिवार हो सकता है, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, और कोई समूह हो सकता है। नेक्स्ट है केस से संबंधित सभी सूचनाएं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी सूचना, विद्यालय या कार्यस्थल संबंधी सूचनाएं, व्यक्तिगत सूचनाएं, पारिवारिक संबंधी सूचनाएं आदि जो है ये सभी चीजें एकत्रित की जाती हैं। तो ये हर चीज पूछी जाती है, और मतलब आप देख लीजिए कि किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित हर चीज आ गई। चूंकि हम ये बच्चों से संबंधित हमें पढ़ना है, हम साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं? बच्चों से संबंधित पढ़ रहे हैं। बच्चों से मतलब मेरा 17-18 साल तक के जो भी हैं, तो इसीलिए हमने विद्यालय या कार्यस्थल संबंधी भी लिखा है, पारिवारिक संबंधी भी लिखा है, व्यक्तिगत सूचनाएं भी लिखा है, स्वास्थ्य संबंधी भी लिखा है। तो ये सब चीजों की सूचनाएं एकत्रित की जाती है। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो पहले पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट, क्लास में हमेशा टॉप करता था। धीरे धीरे उस बच्चे का पढ़ाई से ध्यान हटने लगा, और इतना हट गया कि वो बच्चा एक अवसाद का शिकार हो गया, और जो बच्चा नंबर 1 पे आता था वो क्लास में सबसे लास्ट में आने लग गया। अब यहां भूमिका एक शिक्षक की बहुत ज्यादा बढ़ती है, बहुत ज्यादा शिक्षक की भूमिका है। अब जो मूर्ख टाइप का शिक्षक होगा वो केवल उस बच्चे को डांटेगा, मारेगा,
तुम पढ़ते नहीं हो और तुम ऐसे हो गए, पहले ऐसे थे वैसे थे। समझदार शिक्षक जो होता है उस बच्चे को बहुत बारीकी से पूछता है, प्यार से पूछता है कि बेटा बताओ क्या बात है, तुम पहले बहुत अच्छे थे पढ़ने में, ये तुमको क्या हुआ है। वो नहीं बताएगा शुरू में, फिर भी आपको विश्वास में लेकर के उसको जानना पड़ेगा। फिर भी नहीं बताता है तो साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट को कोई महत्व ही नहीं दिया जाता है। आप देखते हैं कि मतलब कैसी विडंबना है कि घरों में युवा सुसाइड कर लेते हैं। जितने लोग सुसाइड करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, मैं आपको जैसे एक आंकड़ा बता रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर 1.5 लाख लोग, लगभग एक एवरेज आंकड़ा है ये, जो कभी कम ज्यादा भी हो सकते हैं, लोग सुसाइड करते हैं हर साल। 1.5 लाख लोग लगभग। इसमें से 70 से 80% सुसाइड करने वाले युवा होते हैं। अब युवा सबसे ज्यादा कारण हो सकता है, जैसे कारण कौन कौन से होते हैं, बेरोजगारी होती है, जो जॉब लगी हुई थी वो जॉब हट गई, या किसी से मान लीजिए ये जो होते हैं लव वगैरह, ये इनमें इनके चक्करों में कोई किसी का शादी नहीं हुआ, या कोई मान लीजिए और कोई दिक्कत हो गई, पहले वो मेरी थी मुझे छोड़ के चली गई, किसी और की हो गई, अब मैं जी के क्या करूं। कई ऐसे मर जाते हैं, या कई जो बच्ची है लड़की वो मर जाती है, वो मेरा ही नहीं हुआ, किसी और का हो गया, मुझसे वादे किए थे तेरे लिए जिएंगे तेरे लिए मरेंगे, और अब तो व्हाट्सएप पे जो मिस कॉल करती हूँ मिस कॉल का भी जवाब नहीं देता। भाई कल तक जीने मरने की कस्में खाते थे। मरने के कई कारण हैं, सबसे ज्यादातर मेन कारण बेरोजगारी होता है, नौकरी से निकाल देना या नौकरी नहीं लगना, या फैमिली जो पारिवारिक कारण होते हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण होता है पारिवारिक कारणों में, जैसे आपस में परिवार में बनती नहीं है, झगड़े होते हैं। तो कोई भी जो युवा है वो अचानक सुसाइड नहीं करता है। पहले वो धीरे धीरे अवसाद का शिकार होगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। अब घर वाले क्या है, इस चीजों को गौर ही नहीं करते। यहां घर वालों की, जो खुद के माता पिता हैं, परिवार के लोग हैं, उनकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है, लेकिन वो लोग इन चीजों को गौर ही नहीं करते हैं। सुसाइड भी कर लेता है सामने वाला, तो सिर्फ उनको इतना सा बोलना होता है कि मानसिक रूप से बीमार था, मानसिक रूप से सही नहीं था। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते ही हैं। तो यहां माता पिता की भूमिका रही कहां। अब भाई घर ऐसा तो है नहीं कि महल जैसा है उसमें 50 कमरे हैं और महीनों महीनों में वो शक्ल देखते हैं। घर में 3-4 रूम होते हैं, 3-4 कमरों के अंदर भी कोई कह रहा है कि आपको, इंसान को रात दिन फैमिली में रहते हैं, चेहरा देख के पता चल जाता है कि इसके कोई ना कोई समस्या है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इन अवसाद को, मानसिक रूप से चिंता, इन चीजों को कोई महत्व ही नहीं देते। और पता भी चल जाता है तो साइकोलॉजिस्ट को दिखाने पे कोई जोर नहीं देता। कोई कहते क्या साइकोलॉजिस्ट है, क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो आप देख लीजिए हिंदुस्तान में उतने ज्यादा साइकोलॉजिस्ट है ही नहीं, और ना ही साइकोलॉजी पे कोई इतना ज्यादा काम हो रहा है हिंदुस्तान में। अब तो फिर भी धीरे धीरे स्थिति हो रही है, कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी आज भी स्थिति ना के बराबर है। तो पूरी तरह से इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में सभी सूचनाओं को एकत्रित कर इनका गहन विश्लेषण कहा नहीं किया जाता है, ये मेरे से गलत लिख लीजिएगा, ये किया जाता है, आप कहा जाता है नहीं, इसको किया जाता है लिख लेना। सभी सूचनाओं को एकत्रित कर इनका गहन विश्लेषण किया जाता है। तो मैंने आपको बताया पूरा बारीकी से, पहले तो सारा जो डेटा है उनको वो लेगा, उससे बारीकी से एक एक चीज पूछी जाएगी, एक एक चीज की जानकारी ली जाएगी। फैमिली से बात करते हैं, परिवार से बात करते हैं, जानकार से बात करेंगे। पहले अगर सिर्फ एक से काम चल जाए तो ठीक है, नहीं चलता तो उसके फैमिली वालों से बात करते हैं, और लोगों से बात करते हैं, उससे जुड़े हुए लोगों से बात करते हैं। सारे आंकड़े आ गए मेरे पास, इसने ये कहा, इसने ये बताया, इसने ये बताया, इसने ये बताया। अब लास्ट में जाकर के, अब जो साइकोलॉजिस्ट होता है, वो जो शोध करता है, वो बारीकी से इनका गहन विश्लेषण करता है इन सूचनाओं का, और केस की समस्या के कारणों का पता लगाया जाता है कि आखिर ये जो दिक्कत हो रही है, ये जो समस्या आ रही है, ये क्यों आ रही है। उसके बाद है कि समस्या के कारणों के आधार पर ही इसका उपचार किया जाता है। इसके बाद यह विधि शिक्षा मनोविज्ञान में भी काम में ली जाती है। तो चूंकि हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में काम में इसलिए ली जाएगी क्योंकि हमें शिक्षा मनोविज्ञान में काम किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं। शेषव अवस्था से लेकर के किशोर अवस्था की 3 ही अवस्थाएं होती है, शेषव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। हमें साइकोलॉजी के अंदर आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो सिलेबस बनाया जाता है, तो उसमें यह है कि हाँ आपको इनका अध्ययन करना है बच्चों का। अब जैसे मान लीजिए जो रीट वाले विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए मुख्य रूप से शेषव अवस्था और बाल्यावस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं, तो उनमें ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, और जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं उनके तो पर्टिकुलर डायरेक्ट सिलेबस मेंशन करके दिया होता है जो किशोर बालक हैं उनके लिए, यानी 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों को 11वीं 12वीं वालों को पढ़ाना है, सेकंड ग्रेड वाले पढ़ाएंगे 9वीं 10वीं वाले को, तो थोड़ा सा उनका उस तरफ से ध्यान रहता है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है उसमें ये विधि काम में क्यों ली जाएगी कि कल को आप शिक्षक बनोगे, आपके सामने बच्चे आएंगे, उनकी कोई भी समस्या होगी, अचानक से बच्चे का स्वभाव बदल जाएगा, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, फर्स्ट रैंक वाला अचानक क्लास में सबसे लास्ट में आने लग गया, तो आपको उस चीज का अध्ययन करना पड़ेगा, उस बच्चे को बहुत प्यार से पूछना पड़ेगा। कई टीचर्स हैं वो सिर्फ मारने पर बल देते हैं, हालांकि मारना मना है, लेकिन फिर भी वो इस चीज पे जोर देते हैं कि नहीं नहीं इनको मारो, और उनका मारने पे भी फोर्स रहता है। ये तरीका सही नहीं होता है। अब उस बच्चे कोई समस्या है तो उसको प्यार से सुनना पड़ता है, उसकी पहली समस्याओं को समझें। जब वो सारी समस्याएं आप समझ गए कि हाँ मेन ये कारण है, हो सकता है कि उस बच्चे के घर पर माहौल सही नहीं हो रहा है, उसके मम्मी पापा में डेली का क्या होता है झगड़ा, और उसका इफेक्ट जो है वो उस बच्चे की पढ़ाई पर पड़ रहा है, उस बच्चे के स्वभाव पर पड़ रहा है। पहले जहां बच्चा हमेशा हंसता मुस्कुराता था, आजकल वो सबके साथ कैसा व्यवहार करता है, अजीब तरह का व्यवहार करता है, किसी से झगड़ा कर लेता है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो उसके बैकग्राउंड में कारण क्या है, ये कारण होता है। बहुत से कारण हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। तो इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर यह विधि काम में ली जाती है, केस अध्ययन विधि, कि आपके सामने कोई भी केस आता है, कोई भी केस से मतलब किसी भी कोई भी बच्चा से जुड़ी हुई समस्या आती है, उस बच्चे को अच्छे से समझिए, उससे बात कीजिए, और उसके बाद और क्या क्या घटनाएं हुई है, क्या कारण है, उस बच्चे से पहले की बातें जानने का प्रयास करें, फिर जो है ये चीज काम में ली जाती है। इसीलिए हम इसमें ये लिखते हैं। यदि किसी कक्षा में समस्यात्मक बालक होते हैं तो इस विधि द्वारा ही ऐसे बालकों की समस्या के कारणों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। तो मुख्य रूप से जो समस्यात्मक बालक होते हैं, चूंकि एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर जो मुख्य रूप से समस्या आती है वो समस्यात्मक बालकों के साथ आती है। देखिए बालक जो है वो कई प्रकार के हम पढ़ते हैं। अब जैसे आपके आगे भी ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। एक हम टर्म पढ़ते हैं विशिष्ट बालक। अब विशिष्ट बालक जो है, तो विशिष्ट बालक में अब हम कई बालक पढ़ते हैं, जैसे प्रतिभाशाली बालक। अब आप में से जिन विद्यार्थियों ने रीट का एग्जाम दिया तो उनके थे, आपके सिलेबस में टॉपिक थे ये विशिष्ट बालक लिख के, और फिर ये नाम दिया हुआ था, प्रतिभाशाली बालक होता है, और सृजनात्मक बालक होता है, या पिछड़े बालक होता है, शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालक होते हैं, बाल अपराधी होते हैं, वंचित और अलाभान्वित बालक होते हैं, अधिगम अक्षमता वाले बालक होते हैं, मानसिक मंदित बालक होते हैं, धीमी गति से सीखने वाले बालक होते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं। तो जो समस्यात्मक बालक हैं, मुख्य रूप से एजुकेशनल साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं यहां, तो उसमें मुख्य रूप से समस्यात्मक बालकों के बारे में बात होती है। और समस्यात्मक बालक है किसका पार्ट, विशिष्ट बालक का ही एक भाग है, विशिष्ट बालक ही है। तो विशिष्ट बालक, विशिष्ट कौन होता है, कौन सा होगा विशिष्ट बालक, क्या होता है, जो सामान्य बालकों से किसी भी आधार पर कुछ सामान्य या विशिष्ट होते हैं, कुछ अलग हटके, कुछ कम या कुछ ज्यादा, कोई भी अलग विशेषता। जैसे मान लीजिए ये बालक है प्रतिभाशाली बालक, तो ये भी किस में आते हैं, ये विशिष्ट बालकों में आते हैं, कि जिन बालकों की बुद्धि औसत बुद्धि लब्धि से काफी अधिक होती है, वो किस में आते हैं, वो प्रतिभाशाली बालकों में आते हैं। तो वो किस में आएगा, वो विशिष्ट बालक के अंतर्गत ही आएगा। अब जैसे मान लीजिए दूसरा कौन सा था, सृजनात्मक बालक। अब सृजनात्मक बालक क्या होते हैं, तो इसमें जो उनके सर्जन, सर्जन नाम समझ गए, सर्जन, तो उनके जो विचार जो और कार्य में मौलिकता पाई जाती है, तो सृजनात्मकता को पहचानने के लिए उनके द्वारा प्रदर्शित व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है। तो ऐसे करके वो सब बालक कौन से हैं, विशिष्ट बालक। तो समस्यात्मक बालक भी कौन सा है, विशिष्ट बालक ही है। और समस्यात्मक बालक क्या होते हैं, इसकी क्या विशेषता होती है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे घर से रवाना हुए, का चलो विद्यालय जाना है, घर से रवाना हुए और बेटे विद्यालय पहुंचे ही नहीं, कहीं और चले गए, का चलो मूवी देखने चलेंगे। देखिए समस्यात्मक बालक का यह मतलब नहीं है कि पढ़ाई में कमजोर है,
कोई जरूर नहीं है पढ़ाई में कमजोर है या उसकी कोई समस्या, इस मतलब पढ़ाई से संबंधित कोई उसका आईक्यू लेवल बहुत शानदार हो सकता है। आपने भी जब आप पढ़ते होंगे, आपकी कक्षा में कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो इस तरह की चीजों में कही थे कि कभी घर से रवाना हुए लेकिन विद्यालय पहुंचे ही नहीं, जबकि पढ़ाई में बहुत तेज होते हो, दिमाग बहुत, आईक्यू बहुत जबरदस्त है। तो कोई जरूर नहीं है कि समस्यात्मक बालक जो है उसके आईक्यू की कोई समस्या होगी। समस्यात्मक बालकों की विशेषताएं क्या क्या है? कोई भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए घर से निकले लेकिन स्कूल तक पहुंचे नहीं, कहीं और चले गए, और शाम को जब स्कूल की छुट्टी हुई तब दूसरों के साथ साथ बच्चों के साथ में वो भी अपने घर रवाना हो गए। और ये कर लेते हैं क्या, चोरी। किसी बच्चे का बैग है, उस बच्चे में बैग में से पेन है, पेन निकाल लिया, पेंसिल है, पेंसिल निकाल ली, और जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, साथ वाले के एक दे दी पीछे, सर पे बजा दी, उसके कान पे एक पड़ी ना यूं, कहे यार मेरे किसने मारी। अब बेटे मुंह करेंगे इधर उधर, और सामने वाला देखते हैं यार मेरे मारी किसने, ये पीछे भीड़ में से किसने मारी है, और वो पीछे वाला ठोके और शक्ल इधर उधर कर लेगा। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं, या अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, इस तरह के अनुशासनहीन बालक होते हैं, अनुशासन का पालन नहीं करते, डिसिप्लिन का पालन नहीं करते, दूसरों को क्या करने वाले, बार बार परेशान करने वाले बालक, इनको दूसरों को परेशान करने में मजा आता है। तो इस तरह के जो है किसी कक्षा में समस्यात्मक बालक होते हैं, तो इस विधि द्वारा ही ऐसे बालकों की समस्या के कारणों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। तो जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनको, उस समस्या को आपको जानना पड़ेगा कि ये क्यों करते हैं ऐसा, तब आप उस समस्या तक पहुंच पाओगे। तो इन कारणों को आधार बनाकर समस्या का समाधान किया जाता है। और विशिष्ट बालक क्या होते हैं मैंने आपको बता दिए। विशिष्ट बालक का ही एक उदाहरण है समस्यात्मक बालक। तो जो सामान्य बालकों से किसी भी आधार पर कुछ सामान्य या विशिष्ट होते हैं, और आगे भी हम ये पढ़ेंगे। तो समस्यात्मक बालक क्या होते हैं ये आपको अलग से जानना जरूरी है। बौद्धिक और शारीरिक रूप से पूर्णतया सामान्य होते हैं। आप याद कीजिएगा अपने 11वीं 12वीं की क्लास को, 9th 10th को, आपकी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बिल्कुल हेल्दी हैं, कोई उनके शारीरिक रूप से समस्या नहीं और ना ही उनके मानसिक रूप से समस्या है। अच्छे खासे बात करते हैं, अच्छे से हर चीज को समझते हैं, लेकिन उनमें कुछ ये दूसरी चीजें होती है। अनुशासनहीन होंगे, चोरी कर लेंगे, दूसरों को परेशान करेंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। उनमें कोई भी शारीरिक या मानसिक विकार नहीं होता, उनके व्यवहार के अंदर समस्यात्मक प्रवृत्तियां प्रदर्शित होती हैं। कौन कौन सी है ये समस्यात्मक प्रवृत्तियां? तो ये सब हैं, विद्यालय समय के बीच में भाग जाने वाले बालक, या घर से रवाना हुए लेकिन विद्यालय तक वो गए ही नहीं। मैं जब पढ़ता था तो हमारी क्लास में थे ऐसे विद्यार्थी, वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट, कई इतने इंटेलिजेंट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे वो, नंबर भी बहुत अच्छे आते थे कईयों के, लेकिन वो इस तरह की हरकतें करते थे। किसी से झगड़ा कर लेंगे चला के, बात नहीं मानेंगे किसी की, किसी का पेन चुरा लेंगे, पेंसिल चुरा लेंगे, विद्यालय के टाइम के बीच में भाग जाएंगे। वो स्कूल में जब हाफ डे होता था, या हाफ डे क्या, वो बीच में जैसे आधे घंटे का जो वो ब्रेक होता था भोजन समय, या जैसे कोई पीरियड खाली है, अब उसमें कोई है नहीं, तो अब बेटे क्या करते थे, 2-3 जने मिलके और बाहर गए कि हम तो कहाँ जा रहे हैं, पानी पी के आ रहे हैं। और वैसे कोई क्लास में टीचर नहीं है, पानी पीने गए। अब उनको पता है कि यहां से निकलने के लिए एक मेन गेट है, और वहां देखते थे कि चौकीदार है या नहीं है। चौकीदार अगर होता था तो ऐसे इतने तेज होते थे ये लड़के, क्या करते थे, उसको कोई भी चीज देते थे, या कोई 15-20 रुपए दे दिए उसको, 20-30 रुपए देके, और कहे तो किसी को बताना मत, और वहां से निकल जाते थे। या जो चौकीदार है वो कहीं भी बाथरूम करने के लिए साइड में गया, मौके का इंतजार किया कि अच्छा ये इस टाइम इधर उधर उसकी गर्दन है, और वहां से निकल के और बाहर निकल गए। तो आपने याद कीजिए आपके समय में इस तरह के बालक होते होंगे। तो वो कौन से बालकों में आते हैं? वो समस्यात्मक बालकों में आते हैं। तो ये तो ये हमने पढ़ा था केस अध्ययन विधि। तो इसमें क्या क्या समझाया मैंने आपको? सबसे पहले मैंने आपको यह समझाया कि केस क्या होता है, केस अध्ययन विधि में होता क्या क्या है, मुख्य रूप से कौन इसका प्रयोग करते हैं, और चूंकि हमें किस संदर्भ में पढ़ना है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के संदर्भ में पढ़ने हैं, और एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी किस बालक के से संबंधित पढ़ना है, विशिष्ट बालकों के अंदर जो समस्यात्मक बालक होता है उसके बारे में हमें पढ़ना था। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब आगे हम दो छोटी छोटी विधियां और हैं,
एक विधि आती है समाज मिति विधि, जिसको सोशियोमेट्री मेथड कहते हैं। क्या है इसमें? इसका सर्वाधिक उपयोग जो है वो सामाजिक मनोविज्ञान शाखा में किया जाता है। होता क्या है इसमें कि सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी, तो इसमें जो मनुष्य के सामाजिक संबंध होते हैं, समाज का, समाज में आपसी मनुष्यों का जो संबंध है, जिस तरह से उन चीजों का अध्ययन किया जाता है। आपसी में मनुष्य किस तरह का व्यवहार करता है, उस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं पहले। तो समाज मिति विधि का सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो किस में होता है? सामाजिक मनोविज्ञान शाखा में किया जाता है। किसी कक्षा के छात्रों के आपसी संबंधों को समझने के लिए यह समाजमिति विधि उपयोगी होती है। तो सामान्यतः यह विधि किसी समूह की अंतरक्रिया या आपसी संबंधों को समझने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो आपसे जैसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैसे मान लीजिए कोई विद्यालय के बालक हैं, तो आपस में जो उस तरह का उनका कोई समूह है, अब वो समूह में किस तरह का वार्तालाप होता है, किस तरह का व्यवहार किया जाता है, वो जो चीजें हैं वो आपके समझने में सहायता करती है। कोई भी समस्या को, किसी भी तरह का कोई भी हो, तो उसको समझने में सहायता करेगी। तो समाजमिति विधि में होता क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं? मनोविज्ञान की विधियां पढ़ रहे हैं। उस मनोविज्ञान की विधियों में, उन मेथड में एक विधि है समाजमिति। समाजमिति विधि का मुख्य रूप से प्रयोग सामाजिक मनोविज्ञान शाखा में किया जाता है, क्योंकि किससे संबंधित है? सामाजिक संबंधों से संबंधित है। और चूंकि हम पढ़ रहे हैं किसमें? हमें बच्चों के संदर्भ में पढ़ना है। तो जब हमें बालकों, बालिकाओं के संदर्भ में, हमें बच्चों के संदर्भ में पढ़ना है, विद्यार्थियों के संदर्भ में पढ़ना है, तो हम इस चीज का अध्ययन करेंगे कि बच्चे समूह में किस प्रकार की अंतरक्रिया करते हैं, किस प्रकार का वार्तालाप करते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह की उनकी एक्टिविटी होती है। तो वो जो चीजें हैं वो हमें उन संबंधों को समझने में सहायता करती है। तो वहां इस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए बच्चे एक समूह में, एक ग्रुप है 5-6 जनों का, तो हम उन बच्चों को बुला करके ग्रुप के बारे में पूछ सकते हैं, उनको विश्वास में लेकर के उनकी बातें ले सकते हैं। भाई क्या है, किस तरीके से है, वो क्या बोलता है, वो क्या है, किस तरह की क्या बात है। तो वो जो बच्चों में सामाजिक समूह जो है, एक तरह का जो समूह है, उसको समझने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बस इतना सा ही जान लीजिए। अब कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, बस इतना सफिशिएंट है और इतना ही है इसमें। अब नेक्स्ट जो विधि है वो है लंबात्मक विधि या अनुदैर्ध्य विधि। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मेथड। नाम से ही क्लियर है कि लंबात्मक विधि। आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूं, आप इजीली समझ जाएंगे। आप नाम से सोचेंगे पता नहीं क्या है, कैसा है। बहुत ही आसान सा है क्या? एक उदाहरण से समझा रहा हूं। एक बहुत लंबे समय तक कुछ नमूने लेकर के, नमूना से मतलब कोई भी सैंपल, किसी का उदाहरण। नमूना आप वैसे मत समझ लेना, हम किसी को जैसे कोई कैसा होता है कि कार्टून टाइप कोई व्यक्ति होता है, इस तरह का हो, तो हम उसको कह देते हैं अबे ओए नमूने। नॉर्मल बोलचाल में कोई कह देता है अरे वही नमूना, इधर कार्टून। वो ऐसे मत समझ लेना इसको। नमूना से मतलब जो है वो यहाँ सैंपल, यानी जो जिस पर भी हम जो भी प्रयोग कर रहे हैं, हमें जिसके भी आंकड़ों का अध्ययन करना है, तो वो प्रतिदर्श यानी नमूना, सैंपल। तो मुझे मान लीजिए, मुझे जैसे आपको कौन सा उदाहरण दूं इसमें? जैसे मान लीजिए मुझे एक चीज का अध्ययन करना है कि माता पिता के द्वारा घर पर जो बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है, उस व्यवहार का उन बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुझे इस चीज का अध्ययन करना है। क्या, मैं फिर से उदाहरण बता रहा हूं, क्या है कि माता पिता के द्वारा घर पर जो बच्चों के साथ में व्यवहार किया जाता है, उस व्यवहार का उन बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब मैंने क्या किया, मैंने कैसे अध्ययन किया, किस तरह से मैंने इस जो ये लंबात्मक विधि है, क्या है इसमें? मैंने कुछ इस तरह के सैंपल लिए कि मैंने 1000 शिशु मेरे ध्यान में रखे मैंने, और कि भाई ये 1000 बच्चे हैं छोटे छोटे, जिनकी आयु अभी 1-1 साल ही है। अब 1 साल से लेकर के और जिस दिन ये शिशु 20 साल के युवा हो जाएंगे, इन 20 सालों तक
मैं इन पर जो है वो लगातार ध्यान दूंगा, लगातार इनका अध्ययन करूंगा। तो ये जो 1000 शिशु हैं, ये जब इनका जन्म होता है, इनके जन्म के बाद से इनके माता पिता के द्वारा जो भी इनके साथ घर में व्यवहार किया गया, उस व्यवहार का मैं अध्ययन करूंगा। 20 साल तक मैंने उसका अध्ययन किया और उसके बाद मैं मेरे कई निष्कर्षों पर पहुंचा। ये जो विधि है, मैंने इस विधि में किसका प्रयोग किया था? लंबात्मक या अनुदैर्ध्य विधि जो है, इसका प्रयोग किया। यह है लंबात्मक विधि। तो अब इसमें आप कई चीजें देखिएगा कि ये कितनी मुश्किल है। ये कोई आसान विधि नहीं है। इसमें आपके पास एक तो समय चाहिए आपको। अब मैं इस तरह का अध्ययन कर रहा हूं, तो मैंने 20 साल तक उन 1000 बच्चों को लगातार मुझे ऑब्जर्व रखना पड़ेगा कि इनके माता पिता इसके साथ कैसा व्यवहार है, इसके साथ कैसा व्यवहार है। तो मैं ये निकालूंगा ना कि जिन माता पिता ने कठोरता का बहुत ज्यादा व्यवहार किया, वो बच्चों का आज जीवन कैसा है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। जिन बच्चों के साथ माता पिता ने बहुत ही अच्छा व्यवहार किया, उन बच्चों की आज क्या स्थिति है। जिन माता पिता ने उपेक्षित व्यवहार किया, कि जिन्हें कोई ज्यादा मतलब नहीं अपने बच्चों से, ठीक है बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन बच्चों की आज क्या स्थिति है। तो मैंने वो अध्ययन किया ना कि माता पिता के व्यवहार का उन बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें एक तो क्या लगा, समय लगा। दूसरा, जब आप इतने बड़े स्तर पे जब अध्ययन करते हैं, तो पैसे जो है, धन, वो भी आपका लगेगा, मेहनत भी आपकी लगेगा, श्रम मेहनत भी लगेगी, पैसा भी लगेगा, समय भी लगेगा। तो ये जो विधि है, ये विधि है लंबात्मक विधि। और जैसे दूसरे ये कंट्री वगैरह हैं, जैसे चाइना है, अमेरिका है, जर्मनी है, यूएसए है, अमेरिका तो हो गया, यूएसए, ब्रिटेन वगैरह है। यहां इस तरह की लंबात्मक जो ये विधियां हैं, इनका बहुत प्रयोग होता है। 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल तक ये लगातार अध्ययन करते हैं बहुत सी चीजों का। और उसके बाद ये अपने निष्कर्ष निकालते हैं कि जैसे चीन है, चाइना ने 20 साल तक ये अपने एक अध्ययन किया, और उस स्टडी के बाद में चाइना ने एक ये निष्कर्ष निकाला। तो हमारे यहां देखिए, हिंदुस्तान में रिसर्च को इतना बढ़ावा नहीं मिलता है। ये कमियां हैं हमारे यहां अभी तक, कि जो बजट सैंक्शन होता है सरकार का, कितना बजट है जो कि शोध के लिए सैंक्शन होता है? बहुत कम। शोध को कोई ज्यादा महत्व यहां नहीं दिया जाता है। ये शोध जब तक नहीं होंगे, तब तक निकलेंगे कहां से निष्कर्ष। और इसीलिए हमें बार बार उदाहरण देना पड़ता है कि चाइना ने ये स्टडी की, अमेरिका ने ये स्टडी की। भारत इन शोध के मामलों में बहुत पिछड़ा हुआ है। उसका रीजन ये नहीं कि ये रीजन नहीं है कि जो युवा हैं उनमें योग्यता नहीं है। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट होनार अगर युवाओं में है, वो हिंदुस्तान के युवा हैं। लेकिन इनको वो अपॉर्चुनिटी जब सरकार देगी, तब तभी तो होगा शोध। बिना अपॉर्चुनिटी के, बिना पैसे के कहां से शोध होगा। और आप जानते हैं कि यहां वोट बैंक की राजनीति चलती है, कि हमें वोट जिससे मिलेंगे उनको हम मूर्ख बनाने का प्रयास करेंगे। सरकारें क्या करती है, जिनसे वोट मिलेगा उनको कैसे लुभाना है। शोधार्थियों के लिए, युवाओं के लिए कोई उनके पास कुछ भी नहीं है चीजें ये। तो ये जो विधि है, ये कौन सी है? लंबात्मक विधि। और अब ये जो मैंने आपको समझाया, ये लंबात्मक विधि का उदाहरण था। लेकिन चूंकि मैंने आपको बता दिया, इसमें बहुत ज्यादा समय है, बहुत ज्यादा धन, बहुत ज्यादा श्रम की मांग करती है ये विधि। 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल, और सब पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रतिदर्श, यानी जो मैंने आपको बच्चों का उदाहरण दिया, तो वो बच्चे क्या है, यहां प्रतिदर्श हैं, यानी वो सैंपल हैं सब। तो इसी का ही एक सुधरा हुआ, या आप कह सकते हो कि एक इससे अच्छी विधि आगे और आई, और उसका नाम है अनुप्रस्थ विधि। अनुप्रस्थ काट विधि। अनुप्रस्थ काट विधि में क्या है? अब जैसे लंबात्मक विधि में मैंने आपको बताया कि 0 से लेके 20 साल तक के जो बच्चे थे, उन 0 से जब से जन्म हुआ तब से 20 साल तक हमने उनका अध्ययन किया 1000 शिशुओं पे, जब तक वो युवा हुए। और यहां मैं क्या करूंगा, इतना उन बच्चों के 20 साल तक इतना अध्ययन करने के बजाय मैंने अलग अलग उनको समूह में बांट दिया। जैसे 1000 है, तो मैंने इनको 250-250 के ग्रुप में बांट दिया, और इस तरह से बांट दिया कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का मैं अध्ययन करूंगा। 5 से 10 साल तक के जो अभी बच्चे हैं, 250 बच्चे उनका, 10 से 15 साल तक के 250 बच्चे, और 15 से 20 साल तक के जो 250 बच्चे हैं उनका अध्ययन करूंगा।
तो मेरा जो शोध है, जो भी मेरा ये विधि है, ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। मुझे 0 से 20 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैंने उन 1000 शिशुओं को लेने के बजाय मैंने 250 250 शिशु ले लिए 0 से 5 साल की उम्र के, 5 से 10 साल के 250 और ले लिए, 10 से 15 वाले, मतलब 10 से 15 से मतलब आप समझ लीजिए 11 से 15, और यहाँ 5 से यहां तक हो गए, तो यहां हो गए 6 से 10, फिर 11 से 15 और फिर 16 से 20। तो 250 250 मैंने अलग अलग बच्चे ले लिए, और मैंने अध्ययन कर लिया कि इनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, उन बच्चों का इनके जीवन पर क्या प्रभाव है, इनकी जो मनोस्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मेरा अत्यधिक समय भी बच गया, अत्यधिक धन भी बच गया, और अत्यधिक श्रम भी बच गया। जो स्टडी मैं 20 साल तक करता, वो मैं 5 साल तक इन सब पर अध्ययन करने के बाद में मेरा निष्कर्ष निकाल सकता हूं। तो जो समूह के अंदर बालकों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है, वो है अनुप्रस्थ काट विधि। तो लंबात्मक विधि क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान में यह विधि उपयोग में ली जाती है। विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है, मैं आपको बता चुका हूं। गर्भ धारण करने से लेकर के, गर्भावस्था से लेकर के और मनुष्य की मृत्यु तक अध्ययन किया जाता है। किसमें? विकासात्मक मनोविज्ञान में। तो उसमें मुख्य रूप से इस विधि का प्रयोग होता है, लंबे समय तक चलने वाली विधि होती है। इसमें विकासात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए प्रतिदर्श का लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है। प्रतिदर्श वही नमूना, सैंपल। यह विधि अत्यधिक समय लेने वाली, धन वाली और श्रम की मांग करती है। जैसे 25 साल तक किन्हीं बच्चों का अध्ययन करना, तो 0 से लेकर के 25 साल तक मान लीजिए मैंने अध्ययन किया, तो ये एक उदाहरण मैं आपको समझा चुका हूं। 20 वर्ष तक का लो, 25 वर्ष तक का लो, समझाने के लिए है। वर्तमान में इस पारंपरिक विधि के स्थान पर एक आधुनिक विधि अनुप्रस्थ काट विधि भी उपयोग में ली जाती है। आपकी सबसे जो लास्ट विधि है वो अनुप्रस्थ काट विधि थी, जो मैंने लिखी थी उसमें, और जो नाम लिखे थे सारे विधियों के। तो चूंकि अब अनुप्रस्थ काट विधि में कोई अलग से कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, इसी पारंपरिक विधि के स्थान पर एक आधुनिक विधि काम में ली गई, जिसका नाम है अनुप्रस्थ काट विधि। इस अनुप्रस्थ काट विधि में लिखना चाहो तो अलग से इसको नोट करके सिर्फ इतना सा लिख लेना कि इसमें समूह में बालकों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। वो जैसे मैंने आपको बताया था, 0 से 5, फिर 6 से 10, 11 से 15 और 16 से 20, और 250 बच्चों का मैंने एक साथ इसमें अध्ययन कर लिया, इस आयु ग्रुप के बच्चों का। तो मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा 5 वाले का 10 तक आने के लिए, फिर उसका गया 15 तक, फिर 20 तक आने के लिए। मुझे 20 साल इंतजार नहीं करना पड़ा। मैंने 5 साल इन सब बच्चों को ऑब्जर्व किया, 250 बच्चों का, और मैंने मेरा निष्कर्ष निकाल दिया। तो अनुप्रस्थ काट विधि में कुछ अलग से लिखना चाहो तो लिख लेना कि इसमें समूह में बालकों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है, बस। तो मुझे आशा है आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यही जो विधियां थी, अनुप्रस्थ काट विधि, उससे पहले मैंने आपको लंबात्मक विधि समझा दी, इसी को अनुदैर्ध्य विधि कहते हैं। और इसके ऊपर जो आपको मैंने समझाई थी वो थी समाजमिति विधि, यानी जो किसी समूह की जो अंतःक्रिया है या आपसी संबंधों को समझने के लिए हम इस समाजमिति विधि का प्रयोग करते हैं। और उससे पहले आपको बताई थी केस स्टडी विधि, ये जो है ये हो गया केस अध्ययन या केस स्टडी विधि। तो अब वो कभी आपसे कोई भी उदाहरण देकर के, कोई भी एग्जाम्पल देकर के पूछेगा कि बताओ ये किस मनोवैज्ञानिक विधि का उदाहरण है, तो मैं पूरे दावे से आपको कह सकता हूं आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। मैंने जो आपको समझा दिया, एक एक कंसेप्ट के साथ में समझाया है, और बिल्कुल सटीक और जो सही कंसेप्ट है वही आपको समझाया है। तो ये आपका आज जो मनोवैज्ञानिक विधियों वाला टॉपिक है, अब ये कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो है, अब आगे हम और हमारे जो टॉपिक है, हमारा सिलेबस है, हम उनको कंटिन्यू करेंगे। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ईमानदारी से मेरे वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखते रहना है, बार बार इनका रिवीजन करते रहना, और अच्छे से इनको घोट के पी जाओ, बस। आपकी नैया पार की गारंटी मेरी है, 100% आपकी नैया पार हो जाएगी। तो और वो भी बहुत अच्छी रैंक के साथ। ये चीज ध्यान में रखना, मैं फिर से कह रहा हूं। और पहले भी विद्यार्थियों की फर्स्ट रैंक से लेकर के और इतनी शानदार शानदार रैंक बनी है हर सब्जेक्ट में, क्योंकि जो साइकोलॉजी तो कॉमन है भाई, सारे स्टूडेंट है, फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो। तो अब जैसे फर्स्ट ग्रेड के जितने भी विद्यार्थी है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे उसके भौतिक विज्ञान हो, फिजिक्स हो, चाहे उसके केमिस्ट्री हो, चाहे उसके कॉमर्स हो,
चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे दर्शन शास्त्र हो, चाहे भूगोल हो, ये तो सेम ही है, मनोविज्ञान तो सेम ही है सबके। तो मैंने जो पढ़ाया है, मेरे पहले भी पढ़ाए हुए विद्यार्थियों ने 30 में से 30 नंबर तक वो लेकर के आए हैं। और जो पेपर कईयों को हार्ड लगे कभी, कि जिनके मान लीजिए नॉर्मल एक सामान्य स्टूडेंट के 30 में से अगर 15-16 नंबर ही उसमें आए, 15-16 क्वेश्चन ही सही कर पाया, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, तो जो विद्यार्थी मेरे पढ़ाए हुए को ईमानदारी से पढ़ के गया था, वो 30 में से उस पेपर में 27-28 नंबर तक, 27-28 क्वेश्चन तक सही करके आए हैं वो। तो ये आपको केवल मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है मेरे पास में, जो फर्स्ट रैंक तक जिन्होंने हासिल की है। लाएंगे, कभी बुलाएंगे उनको। मैं सामान्यतः इन चीजों पे क्या है ज्यादा जोर देता नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे सैकड़ों विद्यार्थी हैं जो बहुत अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्ट हुए हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया था, बस ईमानदारी से फॉलो किया था। इसके अलावा कोई दूसरा ज्यादा कोई दिमाग की जरूरत नहीं है इसमें। और बहुत ज्यादा जो ओवर स्मार्ट टाइप कई होते हैं, तो वो ओवर स्मार्टनेस कहीं और लगा देते हैं वो, और ये चीजें रह जाती है। तो सीधा साधा बालक होता है, अपने टीचर की बात को फॉलो करता है, अपने गुरु की बात को फॉलो करता है, ईमानदारी से पढ़ता है और अपना चयन करवाता है, और पूरी जिंदगी सरकार से आराम से सैलरी लेता है, अपना पढ़ाता है और अच्छा जीवन यापन करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आगे हम और इनको कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।